अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या बातें की थी? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ओरिएंटेशन को डिस्कस किया था। हम लोगों ने देखा था कि हमारे सिलेबस एरियाज कौन कौन से हैं। हम लोगों ने ये बात की थी कि इम्पॉर्टेंट एरियाज कौन कौन से हैं, आई कैप उन एरियाज को कैसे टेस्ट कर सकता है, आपने पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है। तो ओवरऑल हम लोगों ने एक अच्छा प्लान क्रिएट कर लिया था, प्लान डेवलप कर लिया था। फिर हम लोगों ने ISA 200, जिसके अंदर बहुत सारी बेसिक्स वाली बातें हैं कि ऑडिट क्या होता है, एश्योरेंस क्या होता है, वो सारी बातें कर ली थी। इस लेक्चर में आई एम गोइंग टू कंपेयर अ स्टैंडर्ड बट कैफ लेवल वर्सेस CFAP लेवल। तो मैंने एक स्टैंडर्ड पिक किया है और मैं क्या करूंगा कि मैं स्टैंडर्ड को पहले कैफ लेवल के मुताबिक कवर करवाऊंगा और फिर उसी स्टैंडर्ड को कवर करवाऊंगा CFAP लेवल के ऊपर, ताकि वो बच्चे जिनका अभी अभी कैफ क्वालिफाई हुआ है वो ज़रा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि डिफरेंस क्या है। आपका स्कोप कितना ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप लोग कैफ से CFAP में ट्रैवल करते हैं। होता ये है कि बच्चे अक्सर ये समझते हैं कि यार हमारा जिस तरह कैफ पास हो गया था आखिरी महीने में रटे लगा के, तो CFAP भी आखिरी महीने में तैयार हो जाएगा। दोस्तों, आप गलत सोच में हैं। CFAP की कहानी कॉम्प्लिकेटेड है। CFAP इज नॉट दैट मच ईजी। तो आज हम लोगों ने जो काम करना है वो एक स्टैंडर्ड को दो डिफरेंट एंगल से समझना। पहले देखेंगे इसको कैफ के एंगल से और फिर देखेंगे इसको प्रॉपर CFAP के एंगल से। शुरू करते हैं। जो स्टैंडर्ड में लेके आया हूं वो बहुत आसान सा है, डॉक्यूमेंटेशन। तो कंपेयर करते हैं। कैफ लेवल में क्या था, डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन थी सबसे पहले कि जनाब डॉक्यूमेंटेशन क्या है और ऑडिट फाइल किसे कहते हैं। डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है जनाब? जो भी आपने प्रोसीजर्स को परफॉर्म किया है, जो भी आपने एविडेंस हासिल किया और जो भी आपने कंक्लूजन्स निकाली हैं, ये बच्चे को हम लोग कैफ में बताते हैं। फिर बच्चे को बताते हैं कि भाई ऑडिट फाइल किसे कहते हैं, जहां पे आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन को, वर्किंग पेपर्स को स्टोर करते हैं। दैट कैन बी फिजिकल एंड दैट कैन बी इन अ डिजिटल फॉर्मेट। तो ये तो बेसिक होगी हमारे पास डेफिनेशन। फिर कैफ लेवल के ऊपर वी से कि भाई ये डॉक्यूमेंटेशन आपने टाइमली बेसिस के ऊपर प्रिपेयर करनी है। इसमें आपने बताना क्या क्या है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड। इन प्रोसीजर से जो आपका रिजल्ट निकला है, जो आपने कंक्लूजन ड्रॉ की है, जो आपने एविडेंस हासिल किया है और सिग्निफिकेंट मैटर्स जो कि आपके सामने आए, आपने सारी बात उन कागजात के ऊपर लिख के अपनी फाइल में रख दी। कैफ लेवल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि आपको ये एक वर्किंग पेपर दिखाते हैं, बल्कि काम करें जरा आप भी देखें। इस वर्किंग पेपर को गौर से देखें और अपने पास एक लिस्ट बनाएं उन एरियाज की जो कि इस वर्किंग पेपर में आपको नजर आ रहे हैं। इसको जूम करते हैं। आप लोग लेक्चर को पॉज कर सकते हैं और आप लोगों ने एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है उन तमाम एरियाज की जो कि इस वर्किंग पेपर के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं। होपफुली आपने लेक्चर को पॉज कर लिया होगा और आप लोगों ने वो लिस्ट बना ली होगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्लाइंट का नाम आ रहा है हमारे पास, उसका रेफरेंस नंबर आ रहा है, सब्जेक्ट क्या है, ट्रेड पेएबल्स, यानी कि ये ट्रेड पेएबल्स का एरिया इसके अंदर परफॉर्म हो रहा होगा। पीरियड एंड यानी कि हमारा ईयर एंड, किसने बनाया, कब बनाया, किसने रिव्यू किया और कब रिव्यू किया। तो ये 5-6 बातें आ गई। इस पूरे पेपर में हम लोगों ने क्या ऑब्जेक्टिव अचीव किया है, क्या किया जनाब? टू इंश्योर कि जो ट्रेड पेएबल्स आ रहे हैं वो फेयरली स्टेटेड हैं या नहीं। क्या वर्क परफॉर्म किया? हमारा टारगेट क्या था? हम लोगों ने 5 सैंपल निकाले, रिकंसाइल करके देखा, कुछ केसेस के अंदर डिफरेंस आ रहा है, कुछ केसेस में डाटा एग्री हो रहा है। जहां पे डिफरेंस आ रहा है
उसकी रीज़न हम लोगों ने बता दी, ये नोट 1 नोट 2 में। और ये जो सिंबल्स लगे हुए हैं, जो कीज आ रही हैं, वो बता दिया कि जनाब कौन सा सिंबल किस की को डोनेट करता। अब ये सब कुछ देखने के बाद अगर आप कैफ से हैं तो ये बातें अब आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी कि डॉक्यूमेंटेशन में कौन कौन सी चीजें हमें नजर आती हैं। क्लाइंट का नाम, अकाउंटिंग डेट, फाइल का रेफरेंस, किसने बनाया, कब बनाया, किसने रिव्यू किया, कब रिव्यू किया, सिंबल्स का मतलब क्या था, जितनी सारी बातें अभी तक हम लोगों ने देखी। तो जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो ऑडिट प्रोग्राम्स की भी बनाई जाती है, यानी कि सब्सटेंटिव्स की बनाई जाती है। जितनी भी आपने एनालिसिस की हैं, समरीज, लेटर्स, चेकलिस्ट, कॉरेस्पॉन्डेंस, जो चीज़, जो मुलाकातें, जो एरिया आप लोग डन करते जा रहे हैं क्लाइंट के ऊपर बैठ के, वो सारा का सारा आप उसको डॉक्यूमेंट भी करते चले जाते हैं। कोई चीज़ आपने मिस नहीं करनी। कहा यह जाता है कि अगर आप छींक भी मार रहे हैं तो आपने वो भी डॉक्यूमेंट करना। फिर अगर मैं कैश लेवल को थोड़ा सा मजीद एक्सटेंड करूं तो मेरे पास एक टॉपिक आता है ओनरशिप, कस्टडी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। ओनरशिप मींस कि ये डॉक्यूमेंटेशन किसके पास रहेगी, ऑडिटर के पास रहेगी, सेफ रहेगी, कॉन्फिडेंशियल रहेगी। ओनरशिप ऑडिटर की है, कब तक रखनी है, इसमें 3 चीज़ें हैं। आईकैप का डायरेक्टिव कहता है कम से कम 6 साल। हमारा कंपनीज एक्ट ये कहता है कम से कम 10 साल। स्टैंडर्ड ये कहता है कम से कम 5 साल। और जब भी क्लैश आ जाए तो हम नॉर्मली कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हैं। और अगर आईकैप स्पेसिफिकली 6 साल कह रहे हो तो कम से कम 6 साल तो लाजमी रखना ही रखना है। देन मॉडिफिकेशन, कि एक दफ़ा जब आपने डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर ली, आपने उसको स्टोर कर लिया, तो अब बेसिकली ये आपकी रीड ओनली फाइल बन जाती है। इसमें चेंजेस मत किया करें। हाँ, अगर चेंज करना है, अगर कुछ आपने मॉडिफाई करना है तो देयर हैज़ टू बी अ स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड इट। फिर कौन मॉडिफाई कर रहा है, कब मॉडिफाई कर रहा है, किसके कहने पे मॉडिफाई कर रहा है, क्यों मॉडिफाई कर रहा है, वो सारी चीज़ें आपने लिखनी है, अलग से उस फाइल में रिकॉर्ड मेंटेन करना है इस चीज़ का। इन शॉर्ट, कैफ लेवल के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन की बातें इतनी सी हैं। अब यही स्टैंडर्ड हम जरा देखते हैं सीफैप के एंगल से और अंदाजा लगाते हैं कि डिफरेंस किधर आ रहा है। हमारी लर्निंग में डिफरेंस है या हमारी अप्रोच में डिफरेंस है? आइए देखते हैं। सेम स्टैंडर्ड अब मैं साइड बाय साइड कंपेयर करने जा रहा हूं सीफैप के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेम स्टैंडर्ड। सबसे पहले जरा डेफिनेशन देखें। रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, एविडेंस ऑब्टेन्ड, कंक्लूजन्स रीच्ड। इसका दूसरा नाम क्या है? वर्किंग पेपर्स, वर्क पेपर्स। तो डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन तो वही है, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया खास। अब एक स्टेप आगे आते हैं। नेचर एंड पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन क्यों बनाई जाती है, इसका पर्पस क्या है। अगेन कैफ में जैसे हम लोगों ने बात की, इट असिस्ट माय एंगेजमेंट टीम। देखें कैफ में ये बातें कहाँ लिखी हुई थी, लेट मी शो यू। अगर मैं कैफ लेवल पे जाऊं तो ये है रीजंस। एक दफा जरा इनको रीड कीजिए प्लीज। सबसे पहले कैफ लेवल में ये तमाम रीजंस हमारे सामने आती हैं। एक दफा इनको रीड करें, पहले आप लोग रीड करें, फिर मैं वन बाय वन इसको बताता हूं। नाउ वी हैव स्टार्टेड कंपेयरिंग बोथ द स्टैंडर्ड्स टू आइडेंटिफाई द स्कोप डिफरेंस। हाँ जी, कैफ क्या कहता है? कैफ कहता है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हम लोग इसलिए बनाते हैं कि हमारी क्वालिटी इन्हांस हो जाए। कैफ में ये पढ़ा था कि हम लोग डॉक्यूमेंटेशन इसलिए बनाते हैं ताकि हमारी एंगेजमेंट टीम को फ़ायदा हो,
अच्छी प्लानिंग में और अच्छी परफॉर्मेंस में अगले साल के लिए। जो कोई सुपरवाइजर, जो कोई मैनेजर, जो कोई पार्टनर हमारे काम को दोबारा से देखना चाहता है, उसको फायदा हो जाए, उसको समझ आ जाए कि हमने ऑडिट परफॉर्म कैसे किया था। रिकॉर्ड रखने से हमें फ्यूचर ऑडिट में हेल्प मिलती है, और अगर कोई एक्सपीरियंस ऑडिटर हमारे काम को रिव्यू करना चाहे जिसका ताल्लुक हमारे काम से पहले नहीं था, वो हमारे मेन ऑडिट का पार्ट नहीं था, उसका कोई प्रीवियस कनेक्शन नहीं था, अगर उसने क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करना है तो उसको भी आइडिया हो जाए कि हमने काम कैसे किया था। अब यही सारी बातें CFAP के अंदर हम लोग किस तरीके से देखते हैं, अब जरा इसको पढ़ते हैं। पहले आप लोग पढ़ें। पहला पॉइंट देखते हैं, असिस्टिंग द एंगेजमेंट टीम टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट। ये बात तो वही लिखी हुई जो हम लोगों ने बात पहले पढ़ी। असिस्टिंग सुपरवाइजर ऑफ एंगेजमेंट टीम टू डिस्चार्ज देयर रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई सुपरवाइजर हमारे काम को रिव्यू करना चाहता है तो बड़ी आसानी से कर सकता है। भाई जिस बंदे ने डॉक्यूमेंटेशन बनाई है, जो जो बंदे जिस जिस एरिया में काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन से फायदा ये होता है कि हम उन बंदों को अकाउंटेबल रख सकते हैं। रिकॉर्ड्स को रिटेन रखना फॉर फ्यूचर बातें, और ISQM क्वालिटी मैनेजमेंट, टेक्निकली ये बातें मोर और लेस वही जो कि हम लोगों ने कैफ में देखी थी। इतना कोई खास फर्क नहीं मिला हमें इस स्टैंडर्ड के अंदर। फिर टाइमली प्रिपरेशन, एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, टाइमली प्रिपरेशन। सर कैफ में हम लोगों ने ये बात की, कैफ में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि 60 डेज के अंदर अंदर जैसे ही आपका ऑडिट पूरा हो रहा है तो आपने 60 दिनों के अंदर अंदर अपनी फाइल को कंप्लीट कर लेना। ईयर एंड से 60 दिन आपको दे दिए कि इन 60 दिनों के अंदर आपने अपनी फाइल को कंप्लीट कर लेना है ऑन टाइमली बेसिस। यही कॉन्सेप्ट अगर मैं CFAP लेवल पे आकर देखना चाहूं तो क्या कहता है, ऑडिटर शैल प्रिपेयर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन ऑन टाइमली बेसिस। ओरल एक्सप्लेनेशंस बाय ऑडिटर, अब देखें ओरल एक्सप्लेनेशंस बाय ऑडिटर वाला पॉइंट हम लोग कैफ पे डिस्कस ही नहीं करते, दैट इज समथिंग न्यू। पढ़ते हैं, कहता है जी अगर ओरल एक्सप्लेनेशंस आ रही हैं बाय ऑडिटर, इट मे बी यूज्ड टू एक्सप्लेन इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द डॉक्यूमेंटेशन। मगर क्या हम ओरल एक्सप्लेनेशंस को एक मेन एविडेंस मान सकते हैं? द आंसर इज नो। ओरल बातों को क्या मैं रिकॉर्ड कर सकता हूं? द आंसर इज नो। तो ये एडिक्वेट रिप्रेजेंटेटिव नहीं है ऑफ माय वर्क परफॉर्म्ड और कंक्लूजन रीच्ड। सर आपने कहा कि 60 डेज के अंदर आपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है आफ्टर ऑडिट, तो मतलब पहले हम ओपिनियन दे देते हैं, फाइल्स हम ये वर्किंग पेपर बाद में बनाते हैं? वर्किंग पेपर्स हमारे साथ साथ बनते रहते हैं। अब देखें, आपने फर्ज करें 10 मेंबर्स को काम दिया होगा, हर कोई अपनी अपनी डॉक्यूमेंटेशन बना रहा है, फिर आपको पता है ईयर एंड होने के बाद सब्सीक्वेंट इवेंट्स भी आते हैं, तो काम हमारा ख़त्म नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, जब अपना ऑडिट पूरा कर लेते हैं तो मेन टीम को वापस भेज देते हैं फर्म में, और जो नए लोग होते हैं, मोस्टली जो जूनियर्स होते हैं, उनको बिठा के हम कहते हैं कि भाई फाइलें पूरी करो, जो जो चीज़ मिसिंग है उसको फाइल का पार्ट बनाओ। यस, तो उसके लिए मेरे पास 60 दिन होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें मिली ओरल, जो कि हमें कैफ लेवल पे देखने को नहीं मिली थी। ठीक है, फिर इसी लेवल के ऊपर साइज ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ प्रोसीजर्स, रिस्क, बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन के फैक्टर्स, कब डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा करनी है, कब डॉक्यूमेंटेशन कम करनी है। सिंपल सा रूल है, जिस एरिया में रिस्क ज्यादा होगा डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा होगी, जहां पे कंट्रोल स्ट्रांग होंगे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर्स की कम हो जाएगी, मगर कंट्रोल्स को रिकॉर्ड करने के लिए उसको बढ़ा दिया जाएगा। तो साइज ऑफ एंटिटी, कम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, रिस्क कितना है, कितना एविडेंस हासिल करना है, कौन सा काम कर रहे हैं, किस तरह काम कर रहे हैं, फैक्टर्स हैं जो कि हमारी डॉक्यूमेंटेशन को
बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। यही सारी बातें हमें कैफ लेवल पे भी देखने को मिल जाती हैं। तो आप गौर करें तो यहाँ पे भी हम ये बातें देख रहे होते हैं, फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट। अच्छा जी, एक स्टेप आगे चलते हैं, क्वालिटी। दैट इज समथिंग न्यू। रीड करते हैं। पहले इतना, आई वुड लाइक के पहले आप इसको रीड कीजिए, एक दफा उसको तसल्ली से रीड करें। ऊपर वाली बात कहीं देखी देखी लग रही है कि हम अपने डॉक्यूमेंटेशन को बनाते ऐसे हैं, इतना सफिशिएंट कर देते हैं कि एक एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर भी जिसका कोई ताल्लुक नहीं है हमारे काम से, वो भी इसको देख के क्वालिटी को रिव्यू कर सकता है। उसमें कौन कौन सी बातें आती हैं? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, जो हमने रिजल्ट्स निकाले और जो सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइज हुए। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट होता था सबसीक्वेंट इवेंट्स का। वो क्या होता था कि जनाब आपका ऑडिट कंप्लीट हो गया है, कंप्लीशन के बाद कुछ ऐसे इवेंट्स आ रहे हैं और अब आपने उनको भी रिकॉर्ड करना। तो जितने भी सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं जिसके अंदर मिसस्टेटमेंट का चांस हो सकता है, जिसमें आपको शायद अपने प्रोसीजर्स को भी रिवाइज करना पड़े, तो उन तमाम सिग्निफिकेंट मैटर्स को हमने सेपरेट कर देना ताकि क्वालिटी को इंश्योर मजीद किया जा सके। देन एक कंप्लीशन मेमोरेंडम होना चाहिए, एक चेकलिस्ट हमारे पास होनी चाहिए जो कि हमें गाइड करती रहे कि हमने कितना काम कर लिया, कितना काम रह गया। और एंड के ऊपर देयर हैज टू बी अ समरी बिहाइंड इट ऑल्सो। क्रॉस रेफरेंस होने चाहिए कि ये काम इस एरिया का है, इसका ताल्लुक दूसरे एरिया से है, तो एक लिस्ट अलग से बना लेनी किसकी? क्रॉस रेफरेंसेस की। देन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड एंड एविडेंस ऑब्टेन। एक एक करके इन बातों को भी देख लेते हैं। हाँ जी, पहला पॉइंट क्या है? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड। द आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ द स्पेसिफिक आइटम्स और मैटर्स टेस्टेड, यानी कि आपने टेक्निकली क्या किया, आपने कौन सी इनवॉइस नंबर को देखा है, किस डेट की थी और उस पर कौन सी ट्रांजैक्शन आ रही थी, काम किसने किया, कब किया, क्या वो काम पूरा हुआ या नहीं हुआ, काम को किसने रिव्यू किया, कब किया। ये वही बात है जो कि आपको मैंने उस डायग्राम से बताई थी। बस फर्क यह है कि वहां पे हमने एक सीक्वेंस में देख लिया था, यहां पे ये सारी बातें अपने अपने पैराग्राफ में लिखी हुई हैं। फिर जितनी भी सिग्निफिकेंट बातें हैं वो डिस्कस हुई हैं। रिकॉर्ड्स प्रिपेयर्ड बाय ऑडिटर, मिनट्स जो मैनेजमेंट ने बनाए हैं वो हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएंगे। अगर कोई इनकंसिस्टेंसी थी, कोई मसला था, उसको कैसे रिजॉल्व किया गया। और जहां पे ऑडिटर को ये लग रहा है कि भाई मैनेजमेंट स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रही, उसकी सपोर्ट नहीं ले रही है, जहां पे स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को रेलेवेंट नहीं माना जा रहा, उससे डेविएशन आ रही है, उससे डिपार्चर आ रहा है, वो किस तरीके से सॉल्व किया गया, उनसे क्या बात की गई, उनका क्या जवाब आया। तो एक एक चीज आपने नोट कर लेनी है कि आपने कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म किए और आपने कौन सा एविडेंस हासिल किया। देन मैटर्स अराइजिंग आफ्टर द डेट ऑफ रिपोर्ट, यानी कि सब्सिक्वेंट इवेंट। अच्छा, ये लेक्चर बेसिकली मैं रिपीट कर दूं कि मैं क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूं। इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि कुछ बच्चे जिनको लगता है कि जनाब सीफैब में वही सारी बातें जो कि कैफ में लिखी हुई हैं, ऐसा नहीं है, चीज़ें मुख्तलिफ हैं। फिर असेंबली वाली बातें कि आपने उसको फिजिकल फॉर्म में रखना है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना है, फॉर 60 डेज के अंदर आपने कंप्लीट करना है, ये सारी बातें पुरानी हैं। वो 5 साल वाली बात, 10 साल वाली बात, फिर नीचे मॉडिफिकेशन वाली बात, ये सारा का सारा हम लोगों ने ऑलरेडी कैफ लेवल पे पढ़ा है। बस फ़र्क ये है
कि वहाँ पे थोड़ा सा समराइज्ड किया हुआ था, कैफ के लेवल तक था, मगर यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्ड ज़्यादा है। और ये जस्ट मैंने आपको उस स्टैंडर्ड की मिसाल दी है जो कि देखने में भी आसान था और करने में भी आसान है। बट अगर आप रिपोर्ट्स की बात करें तो स्टैंडर्ड में कुछ नई बातें आपको मिलेंगी। अगर आप रिस्क की बात करें तो बहुत सारी नई बातें आपको मिलेंगी। तो जो बच्चे ये मान के चलते हैं कि यार हम लोगों ने जो कैफ में कर लिया था वो बस बहुत है और अब आखिरी टाइम में उसको तैयार कर लेंगे, CFAB लेवल के ऊपर आपको अपनी अप्रोच डे 1 से ही बदलनी पड़ेगी। इसीलिए अभी तक हम लोगों ने कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड स्टार्ट नहीं किया। पिछले 3 दिनों से मैं एक ही काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी अप्रोच को सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। वंस यू स्टार्ट टू डेवलप दिस अप्रोच तो फिर चीज़ें आपको समझ आएंगी, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। हाँ, एक एक्स्ट्रा बात जो कल भी की थी आज भी करूँगा, CFAB 1 या तो आप साथ कर रहे हो या आपने पहले पढ़ रखा हो, क्योंकि उसकी काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीकेशंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से हैं? पैराग्राफ 8 है, 9, 13, 16, उसके बाद A2, A3, A7, A8, A12 एंड A22। ये वो एरियाज हैं जो कि आपको लाजमी रीड करने हैं फ्रॉम द बेयर स्टैंडर्ड। इसके अलावा आपने कोई और पैरा बेयर स्टैंडर्ड से रीड नहीं करना। ठीक है जी। जी, अभी हम लोगों ने किसके ऊपर बात की थी? 230 के ऊपर। अब यही एक्सपेरिमेंट मैं करता हूँ 210 के ऊपर। अगेन एक ऐसा स्टैंडर्ड जो कि आप लोगों ने कैफ में सबसे पहले पढ़ा होगा। 210 मीन्स एग्रीइंग ऑन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। मैं कुछ बातें आपको याद करा दूं। कैफ लेवल के ऊपर आप लोगों ने पढ़ा था इस स्टैंडर्ड के अंदर 3 बातें। नंबर 1, व्हाट आर प्री कंडीशंस। सोचें क्या होती थी प्री कंडीशंस? सोचें। प्री कंडीशंस होती थी कि सबसे पहले आपने देखना है कि जनाब रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो वो यूज कर रहे हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो ठीक है या नहीं। नंबर 2, प्रीमाइस। और प्रीमाइस में 3 बातें होती थी। नंबर 1 कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है क्या? FS बनाना। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है क्या? कंट्रोल्स को देखना। और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है क्या? कि वो ऑल्टर को तमाम रेलेवेंट एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। और अगर ये प्री कंडीशंस मौजूद नहीं है तो क्या करना चाहिए ऑडिटर को? जनाब ऑडिटर को ये चीज डिस्कस करनी चाहिए और ये ऑडिट कबूल नहीं करना चाहिए अनलेस इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो अगर प्री कंडीशंस मौजूद नहीं है, ऑडिटर शैल डिस्कस विद द मैनेजमेंट एंड ऑडिटर शुड आल्सो एक्सप्लेन कि जनाब इसका पर्पस क्या है, हम ये क्यों लगाते हैं, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ताकि एक्सपेक्टेशन गैप को ख़त्म किया जा सके। जो भी रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो हमारी हमें पता और उनकी उनको पता हो, सिंपल। और अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे जहां पे प्री कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन मिसिंग है। इसी तरह इस स्टैंडर्ड के अंदर सेकंड चीज जो हम लोग पढ़ते हैं दैट इज एंगेजमेंट लेटर। एंगेजमेंट लेटर में आपको याद होना चाहिए हम लोग करते थे, बाद के 2 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एक प्रिंसिपल और एक एडिशनल। प्रिंसिपल एलिमेंट्स कौन से हैं? ये वो हैं जो कि फॉर श्योर आपने लेटर में डालने हैं। नंबर 1, ऑब्जेक्टिव स्कोप, तुम्हारी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा है और रिपोर्ट किस तरह की होगी, उसका डेमो। फिर एडिशनल के अंदर ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती थी। कौन कौन सी? कि उनसे आपने पहले डिस्कस कर लेना है व्हाट आर द इनहेरेंट लिमिटेशंस, वो उनको आपने बता देना है। इसी तरह ऑडिट की प्लानिंग परफॉर्मेंस डिस्कस कर लेनी है। एक्सपेक्टेशन के मैनेजमेंट आपको रिप्रेजेंटेशन देगी, एक्सपेक्टेशन के आपको तमाम एक्सेस प्रोवाइड की जाएगी। एग्रीमेंट रिगार्डिंग फीस, एग्रीमेंट रिगार्डिंग सब्सिक्वेंट इवेंट्स, एग्रीमेंट के आप अगर चाहें तो एक्सपर्ट यूज़ कर सकते हैं, इंटरनल ऑडिटर यूज़ कर सकते हैं, ये सारी बातें।
फिर तीसरी चीज जो हम लोग पढ़ते हैं इस स्टैंडर्ड में, दैट इज रेकरिंग ऑडिट। अब ये रेकरिंग ऑडिट क्या है? रेकरिंग ऑडिट होता था कि आप एक ही क्लाइंट का एक से ज़ायद दफ़ा ऑडिट करने के लिए जा रहे हो, और इसमें मसला ये आता था कि क्या हमें एंगेजमेंट लेटर दोबारा भेजना है या नहीं भेजना। तो इसके अंदर हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते थे, ये फैक्टर्स थे जिसके मुताबिक हम ये फैसला करते थे कि ये लेटर भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। एक दफ़ा इसको भी रीड कर लें। अगेन यहाँ पे भी हम क्या करने जा रहे हैं? कंपैरिजन, कि कितना कैफ में पड़ा था और सी फैब में कितना ज़्यादा कितना कम। तो एक दफ़ा इसको रीड कीजिए, इन फैक्टर्स को रीड कर लें। फिर एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। भाई ऐसा पॉसिबल था कि एंटिटी कुछ सर्कमस्टांसेस में ऑर्डर से ये कहती कि भाई चेंज कर लो अपनी टर्म्स, क्यों? शायद कोई जेन्युइन चेंज हो, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो स्कोप में, नेचर में, टाइमिंग में, वो कुछ समझ बैठे हो, हमने कुछ और कहा हो, या ऐसा फील हो रहा हो कि वो आपके काम के ऊपर लिमिटेशन लगा रहे हैं, आपके स्कोप को लिमिट कर रहे हैं। तो इस मौके पे ऑडिटर क्या करता था? ऑडिटर देखता था कि क्या उनकी रिक्वेस्ट रीजनेबल है या नहीं है। अगर रीजनेबल होती तो चेंज कर लेता, अगर रीजनेबल ना होती तो फिर वो कोशिश करता है कि वहां से विड्रॉ कर जाए। ऑफ कोर्स प्रैक्टिकेबल और पॉसिबल होना चाहिए, और विड्रॉ करने के बाद अगर तो उसकी जिम्मेदारी है तो वो कंपनी के बड़ों से, अपने बड़ों से और रेगुलेटर से जाके बात करता। इतनी बातें 210 में हम लोगों ने पढ़ी थी कैफ लेवल के ऊपर। सर एक सवाल है, क्या सीफैब में भी यही बातें हैं? आइए देखते हैं। लेट्स कंपेयर करते हैं इसको सीफैब के साथ। लेट्स कंपेयर इट। लें जी, मैं आता हूं 230 पे और 210 पे। अब जरा गौर कीजिएगा, 210 सबसे पहली चीज क्या है? डिटरमिन, सबसे फर्स्ट चीज क्या है? प्री कंडीशन, डिटरमिन वेदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है या नहीं है। यानी कि ये बात तो हम लोगों ने ऑलरेडी कैफ लेवल के ऊपर पढ़ ली है कि आपने सबसे पहले देखना है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है या नहीं। बट अगर आप गौर करें तो जो फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू आपने डिटरमिन करना है वो आपने कैफ लेवल पर नहीं पढ़े हुए। यानी कि ये फैक्टर्स जो कि रेलेवेंट है ये डिटरमिन करने के लिए कि क्या रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ये 4 बातें हम लोगों ने कैफ लेवल पे नहीं पढ़ी थी। क्या है वो 4 बातें? नंबर 1, नेचर ऑफ एंटिटी। आपको पता है कि फॉर प्रॉफिट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट की जो एंटिटीज होती हैं उनकी एफएस डिफरेंट होती है, बनाने का तरीका भी डिफरेंट होता है। पर्पस, क्या वो जनरल पर्पस स्टेटमेंट्स हैं या स्पेशल पर्पस? ये क्या होता है? जनरल पर्पस मीन आम आवाम के लिए, और स्पेशल पर्पस कहते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि खास किसी इदारे के लिए उनकी रिक्वेस्ट पे बनाई हो। जैसे एफबीआर आपसे कह दे कि भाई एफएस बना के दो हमारे फ्रेमवर्क के तहत, यूएस गैप के मुताबिक आपने बनाया हुआ, तो वो स्पेशल हो जाएगा। जनरल क्या है? आईएफआरएस। नेचर, क्या कंप्लीट सेट की बात हो रही है या सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो रही है? वेदर लॉ और रेगुलेशन वहां पे एप्लीकेबल है या नहीं। तो ये 4 बातें डिटरमिन करती हैं कि क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अब अगेन इसका एक डिटेल्ड लेक्चर तो अवेलेबल है, मैं सिर्फ इस लेक्चर में क्या कर रहा हूं? कंपैरिजन दे रहा हूं। ये अभी मैं इसमें कोई डिटेल नहीं ऐड कर रहा, डिटेल के लिए आपको एक अलग लेक्चर मिलेगा, बट जस्ट कंपेयरिंग कि हाउ बोथ द एरियाज आर डिफरेंट। फिर नेक्स्ट ये देखें, एक अपेंडिक्स 2 है, ज्यूरिसडिक्शंस
jurisdictions not having standard setting organization। क्या मतलब? हर कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहां पे स्टैंडर्ड सेटिंग पॉलिसीज ही नहीं होती, वहां पे क्या करूं? बेफर्ज करें ऑडिटर जो है वो एक ऐसी जगह पे चला गया ऑडिट करने के लिए जहां पे उनका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, कोई भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वहां पे एप्लीकेबल नहीं है। इसका एक सवाल भी आया कि हमने पूछा था, ये सवाल देखें जरा, ये सवाल को रीड करें, सवाल पढ़ के आपको मेरी बात समझ आएगी। जी सवाल क्या है? कहता है यू आर अ पार्टनर इन द फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, योर फर्म हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड बाय एन ऑफशोर कंपनी ऑन ब्रिटिश वर्जन आइलैंड्स। आपको अपॉइंट किया गया है एज ऑडिटर, द एंटिटी इज फॉलोइंग लोकली डेवलप्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वो जो लोकल बना रहे हैं वो फॉलो किया जा रहा है फॉर प्रिपरेशन। ऑन योर क्यूरी regarding availability of records and information, the entity has informed you that they will electronically send the scanned copies of the records required for the audit purpose। मसला ये है जनाब कि आप एक ऐसी जगह पे लैंड कर गए हैं जहां पे कोई स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी नहीं, दे आर यूजिंग द लोकली यूज स्टैंडर्ड्स। अब क्या करूं? जहां पे कोई अकाउंटिंग कन्वेंशंस यूज हो रही हों उनके जुरिस्डिक्शन के मुताबिक, जहां पे कोई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स अवेलेबल नहीं है, तो आपने बस ये देखना है कि क्या उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर तो कर रहे हैं देन आप उसके मुताबिक ऑडिट कर सकते हैं। क्या कहते हैं? आपने क्या देखनी है? एक्सेप्टेबिलिटी। आपने क्या देखनी है? एक्सेप्टेबिलिटी। डिटरमिन करना है कि क्या रेलेवेंस, कंप्लीटनेस, रिलायबिलिटी, न्यूट्रलिटी और वो अकाउंटिंग कन्वेंशंस अंडरस्टैंडेबल हैं या नहीं है। रेलेवेंट होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए, न्यूट्रल और अंडरस्टैंडेबल। ऑडिटर कंपेयर करेगा उन कन्वेंशंस को विद एग्जिस्टिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ऑडिटर क्या करेगा? कंपेयर करेगा। कलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशंस डिवाइस टू सूट इंडिविजुअल प्रेफरेंस। अगर कोई ऐसा कन्वेंशन है जो कि किसी खास पार्टी को ही सपोर्ट कर रहा है तो वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अब ये सारी बातें कैश लेवल पे नहीं है। फिर कंप्लायंस फ्रेमवर्क विल नॉट बी एन एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क अनलेस इट इज जनरली एक्सेप्टेड। तो आपने इन एरियाज में जाके कौन सा फ्रेमवर्क यूज करने की कोशिश करनी है? जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। अगेन डिटेल लेक्चर आपको अलग से अवेलेबल हो जाएगा, इट इज जस्ट फॉर कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा जी, फिर आगे आ जाएं। एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, नेचर क्या है, पर्पस क्या है, लॉ ने प्रिस्क्राइब किया नहीं किया, जनरल पर्पस है, स्पेशल है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क, की सारी बातें हम लोग कवर कर चुके हैं जी। प्रीमाइस, अच्छा कैश लेवल के ऊपर प्रीमाइस क्या था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसने बनानी है? मैनेजमेंट ने। दूसरा क्या था? दूसरा हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कंट्रोल्स कौन सेट करेगा? मैनेजमेंट। तीसरा क्या था कि वो ऑडिटर को तमाम इन चीज़ों से प्रोवाइड किया जाएगा, तमाम डॉक्यूमेंट से, इंफॉर्मेशन से उनको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर ये मौजूद नहीं है तो डिस्कशन होगी, ऑडिटर सिर्फ एक्सेप्ट करेगा वो एंगेजमेंट जो कि रिक्वायर्ड बाय लॉ है, और अगर मैनेजमेंट इसके ऊपर कोई इख्तलाफ रख रही है तो वो विड्रॉ कर जाएगा अनलेस लॉ आपको मजबूर करे। रिक्वायर्ड बाय लॉ हो तो आप स्टे करेंगे, अदरवाइज आप स्टे नहीं करेंगे। तो यहां पे अगर मैं इसको कंपेयर करूं, कैफ लेवल के ऊपर हम लोगों ने सिर्फ इतनी बात पढ़ी थी, आधा पेज था कैफ में, सिर्फ ये आधा पेज था, मगर सीफैप के ऊपर अच्छी खासी इसके ऊपर डिबेट है। फिर लेटर की बात करता हूं तो प्रिंसिपल कंटेंट्स वही हैं, जो एडिशनल एलिमेंट्स हैं वो भी मोर और लेस वही है, बेसिकली ये अपेंडिक्स से उठाए हुए।
अच्छा जी, कंपोनेंट्स का ऑडिट, ये अब कैफ लेवल पे आप लोग डिस्कस नहीं करते कि कंपोनेंट क्या है, उसके लिए कंपोनेंट ऑडिटर चाहिए। यहाँ पे सी फैब लेवल के ऊपर चूंकि कंसोलिडेशन एक हैवी एरिया टेस्टेड एंड सी फैब 1 है, तो कंपोनेंट्स का अक्सर सवाल आईकेएफ पूछ लेता है। इसका जो अपना स्टैंडर्ड है जहाँ पे ये डिस्कशन होती है वो है आइजा 600। फिर रेकरिंग ऑडिट की बात करते हैं, तो रेकरिंग के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि आप दोबारा जा रहे हैं तो आपने कुछ कंडीशंस देखनी है, वो कंडीशंस तो एज इट इज वही लिखी हुई हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आया। हाँ, अगर मैनेजमेंट आपसे रिक्वेस्ट करती है कि भाई इसको चेंज कर दें, तो आपने देखना है कि क्या उनकी रिक्वेस्ट जेन्युइन है या नहीं है, क्या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है, और अगर वो चेंज करना चाहता है तो कर दे, नहीं करना चाहता तो फिर वहां से विड्रॉ कर जाएगा। यही बात यहां पे लिखी हुई है। बट एक दफा ये सारी बातें पढ़ें, रिक्वेस्ट टू चेंज टू अ रिव्यू और अ रिलेटेड सर्विस, एक दफा पढ़ें। यहां पे क्या हो रहा है, मैनेजमेंट आपसे कहती है कि आप ऑडिट छोड़ के रिव्यू करना शुरू कर दें, तो क्या करूं, दैट इज समथिंग न्यू। ये इससे पहले हम लोगों ने कैफ में डिस्कस नहीं किया था जी। इसको अगर हम लोग पढ़ें, पहला पॉइंट है कि जनाब ऑल्टर शैल डिटरमिन वेदर क्या रीजनेबल जस्टिफिकेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे। सेकंड है, अगर आप ये चेंज करते हैं तो क्या आपके ऊपर कोई लीगैलिटी, कोई लीगल इम्प्लीकेशन तो नहीं आ जाएंगी। जितना काम आपने किया है टिल डेट फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट, जितना काम आपने किया है टिल डेट फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट, अब आपको क्या करना पड़ेगा, वो काम वहां पर छोड़ना पड़ेगा। हाँ, उस काम को यूज करके जो आपने एविडेंस हासिल किया है रिव्यू के लिए या किसी भी और रिलेटेड सर्विस के लिए, वो काम को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। बट आप अपनी रिपोर्ट में चीज को मेंशन नहीं करेंगे। ये सारी बातें यहां पे लिखी हैं, और अगर आप इस चीज से इख्तलाफ करते हैं तो ठीक है, विड्रॉ कर दें। देन एडिशनल कंसिडरेशंस, अब ये भी कैफ लेवल के ऊपर नहीं है कि अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड सप्लीमेंटेड बाय लॉ और रेगुलेशन हो, सप्लीमेंटेड, ऑर्डर क्या करेगा, डिटरमिन करेगा वेदर क्या कोई कंफ्लिक्ट तो नहीं आ रहा। अगर कंफ्लिक्ट है डिस्कस करेगा, एडिशनल काम करेगा, कंफ्लिक्ट नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं होगी, और अगर है तो फिर वो मॉडिफिकेशन की तरफ मूव कर जाएगा टुवर्ड 705। देन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ और रेगुलेशन, ये भी नया कॉन्सेप्ट है। ऑडिटर्स रिपोर्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ और रेगुलेशन, ये भी नया कॉन्सेप्ट है। तो जितना 210 हम लोगों ने कैफ लेवल पे पढ़ा था, उससे डबल आपको कहां पे मिल रहा है, सी फैब लेवल पे। अगेन बच्चों के माइंड में क्या होता है, यार ये तो एरियाज मैंने कैफ में पढ़ लिए थे, अब मुझे इनसे आगे चलना है। द आंसर इज नो। जो आपने कैफ में पढ़ा था वो डिटेल्ड नहीं था, स्ट्रक्चर्ड नहीं था, आपको चंद बातें एक्सट्रैक्ट करके बताई गई थी। ये स्टैंडर्ड 210 इस क्लास के अंदर या 230 इस क्लास के अंदर डिटेल्ड में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, जस्ट मैंने आपको कोर डिफरेंसेस बताने की कोशिश की है, आपका एक माइंडसेट डेवलप किया। इंशाल्लाह ये सारी बातें हम लोग डिटेल में करेंगे, जितने भी सवाल हैं उनको सॉल्व करेंगे, क्लास में करेंगे। तो आज का लेक्चर स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए था जो कि ये सोच लेते हैं कि यार बस कैफ हो गया तो सी फैब ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। मुलाकात करेंगे कल, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।